जय हिंद दोस्तों। मैं बिहारी नामदेव आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MPPSC गुरुकुल पर। तो कल जैसा कि आपने देखा पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की संरचना कैसे हुई या उसका विकास कैसे हुआ। तो उसके बाद हम देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो आइए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देखते हैं। क्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित है, जिसे देखना मुश्किल है, ठीक है। कोई देख सकता है क्या? नहीं देख सकता है। तो उसके लिए सिर्फ स्रोतों के माध्यम से उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे इसके कई प्रकार के स्रोत हैं, जैसे प्राकृतिक स्रोत। स्रोत के बारे में चर्चा करें अपन। प्राकृतिक स्रोत और गैर प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। कौन कौन से स्रोत हो गए? प्राकृतिक स्रोत और गैर प्राकृतिक स्रोत। अब पहले हम जानते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग जो कि अदृश्य होने के कारण, पृथ्वी का आंतरिक भाग जो कि अदृश्य होने के कारण इसका अध्ययन कर पाना कठिन एवं विवादपूर्ण है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर के भाग का है, इस पूरे अंदर के भाग का अध्ययन कर पाना विवादपूर्ण है, जिसके लिए कोई प्रत्यक्ष साधन तो है नहीं कि हम इसके माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ अप्रत्यक्ष साधन हैं जिनके माध्यम से हम यह अनुमान लगा सकते हैं। सर्वथा सही नहीं कह सकते कि क्या है, सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो आइए स्रोतों के बारे में हम देखते हैं। स्रोत, गैर प्राकृतिक एवं प्राकृतिक, ठीक है। प्राकृतिक में हो जाएगा अपना ज्वालामुखी और भूकंप। गैर प्राकृतिक में ताप, दाब और घनत्व। इन तीन कारकों के माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देखेंगे। तो आइए हम इन स्रोतों के बारे में जानते हैं कि कैसे कैसे हमको ये जानकारी हुई कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना ऐसी है, कठोर है, तरल है, या कठोर और तरल दोनों हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम फिर। पहले देखते हैं हम घनत्व, गैर प्राकृतिक स्रोत। जिसमें पहला है अपना घनत्व। तो पृथ्वी के अध्ययन में घनत्व एक गैर प्राकृतिक प्रमुख स्रोत है, ठीक है, जिसका औसत मान 5.5 है, ठीक है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है, जो कि नीचे जाने पर, पृथ्वी के नीचे जाने पर बढ़ता जाता है। और इसका औसत घनत्व देखा जाए अगर, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व है कितना? 11। कितना है? 11, ठीक है। अब जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे पृथ्वी के अंदर, वैसे वैसे घनत्व तो बढ़ता जाएगा, ठीक है। 3 लेयर हैं, भूपरपटी, प्रवार और क्रोड। इनमें जैसे जैसे हम जाते जाएंगे तो वैसे वैसे घनत्व का मान भी बढ़ता जाएगा। अब देखते हैं हम दूसरा भाग, दूसरा स्रोत कि क्या है। दूसरा स्रोत है अपना दाब। पृथ्वी में नीचे जाने पर, पृथ्वी में गहराई पर जाने पर दाब का मान भी बढ़ता है। पृथ्वी पर
पृथ्वी की गहराई में जाने पर घनत्व के साथ दाब का मान भी बढ़ता है। ठीक है, घनत्व भी बढ़ेगा और दाब भी बढ़ेगा। ठीक है, अब हम तीसरा भाग देखते हैं इसका। तीसरा साधन वो है ताप। जैसे जैसे पृथ्वी में अपन नीचे चलते जाएंगे ताप की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। पहले हम देखते हैं भूपर्पटी का भाग एक ठोस या भुरभुरी संरचना में मिलता है, फिर थोड़ा सा गर्म मिलता है जहाँ पर खनिज वगैरह पाए जाते हैं, फिर और अंदर देखते हैं तो थोड़ा और गर्म मिलता है, और सबसे नीचे देखते हैं तो तरल अवस्था में यहाँ द्रव्य भरा हुआ है, गर्म द्रव्य। ठीक है, गर्म सबसे निचले भाग में। ठीक है, तो जैसे जैसे अपन पृथ्वी में नीचे जाते जाएंगे ताप बढ़ेगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी में भूपर्पटी से नीचे तक जाने में ताप, दाब और घनत्व तीनों में वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। पृथ्वी की विभिन्न भू आकृतियां भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। पृथ्वी की विभिन्न भू आकृतियां भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। ठीक है, अब कैसा परिणाम है, कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, जैसे ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ तो कितने सारे पदार्थ निकलते हैं, लावा भी निकलेगा, धुआं भी निकलेगा, पानी भी होगा, राख भी होगी, अन्य तत्व भी होंगे और बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, और जब वह लावा निकलता है, लावा जैसे निकला ज्वालामुखी उद्गार के बाद, तो लावा जमेगा, फिर यहाँ जहाँ जहाँ बह के जाएगा वहाँ जम जाएगा, वहाँ स्थलखंडों का निर्माण होगा, नए स्थलखंडों का निर्माण होगा। और आधुनिक तकनीकों से ज्वालामुखी के पास हमने कुछ यंत्र लगा के रखे हैं, यंत्रों के द्वारा हम वहाँ पर देख सकते हैं कि पृथ्वी की भूगार्भिक स्थिति कैसी है, कि भूमि के अंदर किस प्रकार की संरचना है, क्या जैसी बाहर दिखती है वैसी है या कुछ अलग है। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम दो भागों में बांटते हैं, रासायनिक संगठन के आधार पर। ठीक है, और आधुनिक विभाजन। आधुनिक विभाजन क्या है वो भी देखेंगे हम, और रासायनिक संगठनों के आधार पर क्या है वो भी देखते हैं। ठीक है, तो अपन चलते हैं आगे कि क्या है आंतरिक संरचना में। रासायनिक संगठन क्या हो जाएगा अपना, तीन भागों में बांटेंगे इसे, स्याल, सीमा और नीफे। क्या क्या हो गया ये अपना, स्याल, सीमा और नीफे। इसको अपन वृत्त में समझते हैं कैसा है। ये मान लो अपनी ये पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये अपना कोर भाग या क्रोड हो गया, ये बीच वाला भाग हो गया, एक ही कलर हो, समझ नहीं आएगा आपको। ये हो गया अपना कोर भाग। ठीक है, ये हो गया ऊपरी भाग। यहां है नीफे। नीफे मतलब निकेल और लोहा। निकेल और लोहा की अधिकता पाई जाती है भैया यहाँ पर घनत्व की मात्रा देखी जाए तो यहाँ घनत्व होता है लगभग 4.75 से लेकर 12 तक। ठीक है, ये घनत्व हो गया पृथ्वी के कोर भाग में। अब मेंटल भाग में देखते हैं, प्रवार वाले भाग में। प्रवार वाले भाग में क्या पाया जाता है, सीमा पाई जाती है, इसे सीमा कहते हैं, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। अब यहाँ घनत्व कितना होगा, अब यहाँ घनत्व है 2.90 से लेकर 4.74 या 75 तक। ठीक है, अब हम देखते हैं ऊपरी भाग, जिसे कहते हैं भूपर्पटी। अब यहाँ भूपर्पटी का क्या है भैया, देखो भूपर्पटी पर घनत्व कितना हुआ, इधर घनत्व, इधर इसका घनत्व है 275 से लेकर 290 तक,
मतलब 2.75 से लेकर 2.92 तक। और यहाँ तत्व कौन कौन से पाए जाएंगे? सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम पाए जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया भैया अपना कौन सा आधार? संगठन, रासायनिक संगठन। कौन सा हो गया? रासायनिक संगठन के आधार पर। अब हम देखते हैं इसके लिए आधुनिक विभाजन क्या है। अब आधुनिक विभाजन में हम देखें भूपर्पटी, प्रवार और क्रूड। ठीक है, और यह विभाजन दिया गया है IUGG के द्वारा, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ज्योडेसी ऑफ जियोग्राफिक्स। अब इसका हिंदी रूपांतरण है अंतरराष्ट्रीय भूगणित एवं भूभौतिकी के आधार पर इसका विभाजन किया गया है, जो कि है भूपर्पटी, प्रवार और क्रोड। अब भूपर्पटी की देखें हम भैया क्या होता है, इसको हम इस संरचना में समझेंगे। इधर से ये भाग, ये वाला भाग, इधर से लेकर इधर तक 100 किलोमीटर तक, ये अपना है भूपर्पटी। कौन सा भाग है ये? भूपर्पटी। अब आते हैं यहाँ, इधर ये इधर 100 से लेकर लगभग 2900 किलोमीटर तक। कितना? 2900 किलोमीटर तक। यह भाग हो गया अपना प्रवार या मेंटल। ठीक है, अब 2900 के बाद जितना निचले तक हम अध्ययन जा सकते हैं, वह बीच केंद्रीय भाग तक, जिसकी गहराई है 2900 किलोमीटर से लगभग 5000 किलोमीटर तक। ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्रोड। तो देखते हैं अब इसके बाद, और इन सभी के बीच में कुछ संक्रमण का क्षेत्र पाया जाता है, जैसे कि भूपर्पटी और प्रवार के बीच में कुछ विशेषताएं होती हैं जो दोनों में पाई जाती है। जैसे यहाँ देखें, यहाँ इन क्षेत्र में कुछ ऐसी विशेषताएं होंगी जो भूपर्पटी में भी पाई जा रही होंगी और प्रवार में भी पाई जा रही होंगी। ऐसी कुछ असंबद्धताएं हैं जिन्हें हम संक्रमण कहते हैं, संक्रमण का क्षेत्र, वो भी हम यहाँ देखेंगे। इसको यहाँ लिख दे रहे हैं असंबद्धता या संक्रमण का क्षेत्र। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। रासायनिक संगठन तो देख ही लिया है अपन ने, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं। देखिए, रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की संरचना का अध्ययन करना, यह सबसे पहले किसने प्रयास किया था? एडवर्ड स्वेज ने। ठीक है, किसने किया था? एडवर्ड स्वेज ने। अब इसे 3 परतों में विभाजन किया गया है, सियाल, सीमा और नीफे, जो भी हम देख चुके हैं, आप ऊपर देखे ही है। तो देखते हैं सियाल और सीमा, जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। इसमें ग्रेनाइट और चट्टानों की अधिकता पाई जाती है, मतलब ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता है, और घनत्व 2.7 से 2.9 तक है। ठीक है, और सीमा, जहाँ सिलिका की और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। यह पृथ्वी का मध्य भाग है, जहाँ पर बेसाल्टिक चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। बेसाल्टिक चट्टानें कौन? जिनका अपक्षय होके यह काली मिट्टी के रूप में उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जिसका घनत्व तो यहाँ 2.9 से लेकर 4.75 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नीफे।
निकेल और फेरस लोहा, जिसे कहते हैं हम लोहा, फेरस को लोहा भी कहते हैं, यह निकेल और फेरस से निर्मित पृथ्वी की सबसे आंतरिक संरचना है, जिसमें ठोस और भारी धातुओं से का भंडार है, जिसमें ठोस और भारी धातुओं का भंडार है। औसत घनत्व तो यहाँ का 11 से 12 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ठीक है। अब IUCC के अनुसार अब भूकंपीय तरंगों का आधार बताया इन्होंने कि हम किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हम वर्णन कर सकते हैं, या हमने किस प्रकार इसका अध्ययन किया है। तो पहले हम देखते हैं, ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी का ऊपरी भाग हो गया अपना, ये करोड़ भाग हो गया बीच का, और ये हो गया अपना मध्य भाग। ठीक है। अब जब भूकंपीय तरंगें यहाँ से प्रारंभ होगी, जैसे यहाँ मान लो भूकंप आया, अब इधर से तरंगें आई ऐसी, तो हम तरंगों के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी तरंगें कहाँ कहाँ किस माध्यम में चलती हैं और कौन सी तरंगें कहाँ तक आती हैं। तो इससे हमें पता लग सकता है कि पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस है, कौन सा भाग तरल है और कौन सा भाग द्रव है। ठीक है। इस प्रकार भूकंपीय तरंगों से हमने पृथ्वी की परतों का अध्ययन किया। अब देखते हैं भूपर्पटी क्या है। पृथ्वी की सतह से मोह असंबद्धता तक की सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सतह से मोह असंबद्धता तक की सबसे ऊपरी परत है भूपर्पटी, जिस पर हम रहते हैं, निवास करते हैं। ठीक है। अब भूपर्पटी ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कॉनराड असंबद्धता पाई जाती है। ये यहाँ असंबद्धता लिखना है, असंबद्धता। ठीक है। और जिसका घनत्व तो होता है 2.67 से लेकर 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम आगे चलकर देखते हैं इसमें प्रवार मतलब मेंटल वाला भी मध्य वाला भाग मोह असंबद्धता से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत पृथ्वी की मध्यवर्ती संरचना है। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, आपको ऊपर हमने बता ही दिया है कि मोह असंबद्धता 2900 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है, जहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, या इनके संगठन से इस भाग का निर्माण होता है। ठीक है। तो अब देखते हैं हम ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। अब ऊपरी मेंटल में भी दो भाग हैं, इसका सबसे ऊपरी भाग और बीच में दुर्बल भाग। ये देखो, यह अपनी मोह असंबद्धता जो कि भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल के बीच में है। मतलब ऊपरी मेंटल की विशेषताएं और भूपर्पटी के निचले भूपर्पटी की विशेषताएं यहाँ समान होंगी। इस भाग में दोनों की विशेषताएं समान पाई जा रही होंगी, इसलिए इस भाग में असंबद्धता का विद्यमान है या असंबद्धता देखी गई है। ठीक है। अब हम आते हैं दुर्बल मंडल क्या है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्य भाग में लगभग 400 किलोमीटर तक विस्तृत मेंटल का ऊपरी भाग है, जहां घनत्व 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से अधिक होता है। इसकी विशेषता है कि पृथ्वी का मैग्मा क्षेत्र जहां पर पाया जाता है वहीं दुर्बल मंडल का विस्तार होता है। यहाँ पर वेग निम्न होता है तथा धारा संवहनीय माध्यम से उत्पन्न होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं करोड़ वाला भाग या अंतिम भाग। ठीक है। अंतरम भाग पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, जिसका विस्तार मेंटल सीमा से पृथ्वी के केंद्र तक है। इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, बाह्य करोड़ और आंतरिक करोड़, या ऊपरी करोड़ या निचले करोड़। ठीक है। इन दोनों के मध्य में लेहमैन असंबद्धता पाई जाती है। कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? लेहमैन असंबद्धता। तो उसके बाद देखते हैं कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, जिसका विस्तार मेंटल सीमा कितनी हुई भैया? 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र बिंदु 6371 किलोमीटर तक विस्तृत है, जिसे भी हमने दो भागों में बांट लिया। कौन सा? बाह्य करोड़ और आंतरिक करोड़। ठीक है। हम देखते हैं यहां पृथ्वी का आंतरिक भाग, मतलब ये वाला पोर्शन देखें अगर अपन, ये वाला, यह कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं देखें।
भूकंपीय तरंगों के आधार पर अगर हमने देखा जाए तो यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है जो अर्ध तरल अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? अर्ध तरल में, जहां आधा भाग तरल है और आधा भाग ठोस है। ठीक है, यहाँ पर नेफे की अधिकता होती है, मतलब निकेल और लोहा की अधिकता पाई जाती है, जिसका आयतन 16% तथा द्रव्यमान 32% है। ठीक है, और इसकी गहराई है, यहाँ से यहाँ तक की गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 तक। ठीक है, अब हम असंबद्धताओं को देख लेते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद देखते हैं पृथ्वी पर की भूपर पट्टी पर या पृथ्वी के आंतरिक भाग में या बाह्य भाग में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं असंबद्धताओं को। पृथ्वी की परतों के मध्य पाया जाने वाला ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहां दो परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं। बताया मैंने अभी कि जिस भाग में दो परतों की विशेषताएं समान पाई जा रही हों वहां यह संक्रमण का क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब हम देखते हैं पहले ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य में, यहाँ पर कॉनराड असंबद्धता पाई जाती है। कॉनराड असंबद्धता क्या है देखते हैं। यहाँ पर भूकंपीय गति में परिवर्तन के कारण, कॉनराड असंबद्धता में भूकंपीय गति में परिवर्तन के कारण क्रस्ट में ऊपरी एवं निचले क्रस्ट के मध्य यह संक्रमण का क्षेत्र स्थित होता है। ठीक है, हम देखते हैं मोह असंबद्धता। अब कहाँ पर है ये हो गया अपनी निचली क्रस्ट हो गई और ये ऊपरी मेंटल हो गई। ठीक है, अब ये ऊपरी मेंटल है अपनी ये और ये निचला मेंटल है। अब ये कहाँ पर स्थित है? ये है भाग अपना। ठीक है, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में स्थित है मोह असंबद्धता। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम रेप्टी, जो कि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में है। ठीक है, अब हम देखते हैं गुटेनबर्ग या मेंटल और क्रोड असंबद्धता, तो जो कहाँ पाई जाती है? बाह्य क्रोड और निचले मेंटल के बीच में पाई जाती है। ठीक है, इन दोनों क्षेत्र में ये है। यहाँ इन दोनों की विशेषताएं सेम होगी, यहाँ इनकी सेम होगी और यहाँ इनकी होंगी। ठीक है, इस प्रकार देखते हैं हम। अब ये क्या हो गया अपना? ये बाह्य क्रोड और ये आंतरिक क्रोड, इन दोनों के मध्य में लेहमैन असंबद्धता पाई जाती है, जो कि सबसे निचली और अंतिम असंबद्धता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पृथ्वी पर तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, तत्व और उनकी मात्रा क्या है। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का भार लगभग 46.60% है। ठीक है, और फिर देखते हैं हम सिलिकॉन, ये भी 27.72 है। एल्यूमिनियम 8.13, लोहा 5%, कैल्शियम 3.5% लगभग, सोडियम लगभग 2.25%, पोटेशियम भी 2.59%। ऐसे अन्य तत्वों की अधिकता पाई जाती है। इसी के साथ पृथ्वी पर ग्रेफाइट, यूरेनियम तथा अन्य धात्विक, अधात्विक, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। इसमें अपन क्या बता रहे थे? हाँ, धात्विक और अधात्विक तत्वों का विस्तार पाया जाए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये भाग पृथ्वी की आंतरिक संरचना समाप्त होता है और अगले भाग में हम देखते हैं स्थलखंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Oh, you make me wanna talk.